आर्कटिक स्प्रिंग। कैदी आज़ाद थे और उनकी खुशी शोरगुल भरे प्रदर्शनों में झलक रही थी। उन्होंने बाकी दिन घर की मरम्मत में बिताया, जिसे विस्फोट से बहुत नुकसान पहुंचा था। उन्होंने जानवरों द्वारा ढेर किए गए ब्लॉकों को हटा दिया और दीवारों में दरारें भर दी। पूरी ताकत से काम करते हुए बूढ़े जॉनसन के कई गीतों से उत्साहित हो गए। अगली सुबह तापमान में अचानक वृद्धि हुई। थर्मामीटर 0 से 15 डिग्री ऊपर चला गया। ये तुलनात्मक गर्मी कई दिनों तक रही। सुरक्षित स्थानों पर कांच का तापमान 31 डिग्री तक बढ़ गया और पिघलने के लक्षण दिखाई देने लगे। बर्फ जगह जगह से टूटने लगी और खारे पानी की धारें फूटने लगी, जैसे किसी इंग्लिश पार्क में फव्वारे चल रहे हों। कुछ दिनों बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। बर्फ से मोटी भाप उठ रही थी, जिससे इन विशाल पिंडों के जल्दी ही गायब होने का संकेत मिल रहा था। सूरज की पीली डिस्क का रंग गहरा होता जा रहा था और वह क्षितिज के ऊपर लंबे समय तक बनी रही। रात मुश्किल से 3 घंटे से ज्यादा लंबी थी। वसंत के आगमन के अन्य संकेत भी समान रूप से महत्वपूर्ण थे। पक्षी झुंड में लौट रहे थे और हवा उनकी गगनभेदी चीखों से गूंज रही थी। खाड़ी के किनारों पर खरगोश दिखाई दे रहे थे और चूहे इतनी अधिक संख्या में थे कि उनके बिल पूरी तरह से जमीन पर फैले हुए थे। डॉक्टर ने अपने साथियों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि लगभग सभी जानवर अपनी सफ़ेद सर्दियों की पोशाक खोने लगे हैं और जल्द ही गर्मियों की पोशाक पहन लेंगे, जबकि प्रकृति पहले से ही उनके भरण पोषण के लिए काई, खसखस, सेक्सिफ्रगा और छोटी घास प्रदान कर रही थी। उस पिघलती बर्फ के नीचे एक नई दुनिया थी, लेकिन इन निरापद जानवरों के साथ उनके प्राकृतिक दुश्मन भी वापस आ गए। लोमड़ी और भेड़िए अपने शिकार की तलाश में आए और उदास चीखों ने छोटी रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। आर्कटिक भेड़िए कुत्तों से काफी मिलते जुलते हैं और उनके भौंकने से सबसे ज्यादा प्रशिक्षित कान भी धोखा खा सकते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते की नस्ल भी इससे धोखा खा चुकी है। वास्तव में ऐसा लगता है कि चालाक जानवरों ने कुत्तों को आकर्षित करने और उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया। कई नाविकों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है और डॉक्टर के अपने अनुभव ने इसकी पुष्टि की है। जॉनसन ने अपने ग्रीनलैंडर्स को ढीला न छोड़ने का ध्यान रखा। दुख का डर कम था, कुछ भी उसे पकड़ नहीं सकता था। लगभग पखवाड़े भर तक शिकार ही मुख्य व्यवसाय रहा। वहाँ ताज़े मांस की प्रचुर आपूर्ति थी। उन्होंने तीतर और बर्फीले ओटोलन का शिकार किया, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। शिकारी कभी भी फोर्ट प्रोविडेंस से दूर नहीं गए, क्योंकि शिकार इतना प्रचुर था कि ऐसा लगता था कि वे अपनी बंदूकों का इंतजार कर रहे हैं और पूरी खाड़ी एक जीवंत रूप में दिखाई देती थी। इस बीच बर्फ पिघलने की प्रक्रिया तेज हो गई थी। थर्मामीटर लगातार 0 से 32 डिग्री ऊपर बना हुआ था और पानी पहाड़ों की ढलानों से झरनों की तरह बह रहा था और घाटियों से होकर तेजी से बह रहा था। डॉक्टर ने बिना समय गंवाए 1 एकड़ जमीन साफ कर दी, जिसमें उन्होंने एंटीस्कर्ब्यूटिक पौधों के बीज बो दिए। जब ठंड पूरी तरह से वापस लौट आई, तो उन्हें नन्हे नन्हे हरे पत्ते उगते हुए देखने का आनंद आया। एक ही रात में थर्मामीटर का तापमान लगभग 40 डिग्री कम हो गया। ये 0 से 8 डिग्री नीचे चला गया। सब कुछ जम गया। पक्षी, चौपाए, उभयचर सब जादू से गायब हो गए। सील छेद फिर से बंद हो गए और बर्फ एक बार फिर ग्रेनाइट की तरह सख्त हो गई। ये परिवर्तन सबसे चौंकाने वाला था। यह 18 मई की रात को हुआ। डॉक्टर को इस बात से निराशा हुई कि उसे अपना सारा काम फिर से करना पड़ रहा है, लेकिन हेटेरस ने इस शिकायत को बहुत ही अशिष्ट तरीके से सहन किया, क्योंकि इसने उसके जल्दी से जल्दी जाने की सारी योजनाओं में बाधा उत्पन्न की। क्या आपको लगता है कि इस मौसम का दौर लंबे समय तक जारी रहेगा, मिस्टर क्लोबोनी? जॉनसन ने पूछा। नहीं मेरे दोस्त, मुझे नहीं लगता। ये ठंड से आखिरी झटका है। तुम देखो, ये उसके अधिकार क्षेत्र हैं और कुछ प्रतिरोध किए बिना उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। वो अपना बचाव बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, बेल ने अपना चेहरा रगड़ते हुए कहा। हाँ, लेकिन मुझे इंतजार करना चाहिए था और एक अज्ञानी की तरह अपने बीज बर्बाद नहीं करना चाहिए था, और यदि आवश्यक हो तो मैं उन्हें रसोई के चूल्हे के पास अंकुरित कर सकता था। लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं
अल्टामोंट ने पूछा कि आपने अचानक हुए परिवर्तन का अनुमान लगा लिया था। बेशक, और जादूगर बने बिना। मुझे अपने बीज को संत पोक्रेटियस और अन्य 2 संतों के संरक्षण में रखना चाहिए था, जिनके उत्सव के दिन इसी महीने पड़ते हैं। बेतुका, कृपया मुझे बताएं कि उनका इससे क्या लेना देना है। तापमान पर उनका क्या प्रभाव हो सकता है? यदि हम बागवानों की बात पर विश्वास करें तो यह एक बहुत बड़ा संत है, जो इन्हें पाले का संरक्षक संत कहते हैं। और किस कारण से? क्योंकि आमतौर पर मई के महीने में समय समय पर ठंड पड़ती है और 11 से 13 तारीख तक सबसे ज्यादा ठंड होती है। ये सच है। और इसे कैसे समझाया गया है? 2 तरह से। कुछ लोग कहते हैं कि साल के इस समय में पृथ्वी और सूर्य के बीच बड़ी संख्या में क्षुद्र ग्रह आते हैं, और अन्य कहते हैं कि बर्फ के पिघलने से ही बड़ी मात्रा में गर्मी अवशोषित होती है और इसी वजह से तापमान कम होता है। दोनों ही सिद्धांत काफी हद तक प्रशंसनीय हैं, लेकिन तथ्य यह है कि हम जो भी स्वीकार करते हैं, मुझे इसे याद रखना चाहिए था। डॉक्टर सही थे, क्योंकि ठंड महीने के अंत तक रही और उनके सभी शिकार अभियान समाप्त हो गए। घर के अंदर पुरानी नीरस जिंदगी फिर से शुरू हो गई और किसी भी घटना से अछूती रही, सिवाय एक गंभीर बीमारी के जिसने अचानक बेल पर हमला कर दिया। ये भयंकर क्विंसी थी, लेकिन डॉक्टर के कुशल उपचार के तहत ये जल्द ही ठीक हो गई। बर्फ ही एकमात्र उपाय था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, छोटे छोटे टुकड़ों में लगाया और 24 घंटे में बेल फिर से ठीक हो गया। इस अनिवार्य अवकाश के दौरान क्लोबोनी ने कप्तान के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने का निश्चय किया, पोपोइस के तख्तों से एक छोटी नाव का निर्माण। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करें, क्योंकि हेटेरस ने इतनी जोरदार घोषणा की थी कि वह अमेरिकी लकड़ी का एक टुकड़ा भी इस्तेमाल करने के लिए कभी सहमत नहीं होंगे। फिर भी उन्हें समझाने का समय आ गया था, क्योंकि जून आने वाला था। दूर के अभियानों के लिए यही एकमात्र मौसम था और वे जहाज के बिना शुरू नहीं कर सकते थे। वह इस पर बहुत देर तक सोचता रहा और अंततः कप्तान को एक ओर ले गया और अत्यंत दयालुता और नम्रता से बोला, हेट्रस, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ? निश्चित रूप से मैं करता हूँ, कप्तान ने गंभीरता से उत्तर दिया, मेरा सबसे अच्छा, वास्तव में मेरा एकमात्र मित्र। और अगर मैं बिना पूछे तुम्हें कोई सलाह दूँ, तो क्या तुम यह मानोगे कि मेरा उद्देश्य पूरी तरह से निस्वार्थ है? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी स्वार्थ से प्रेरित नहीं हुए। लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? रुको, हेटेरस, मुझे एक और बात पूछनी है। क्या तुम मुझे अपने जैसा सच्चा दिल वाला अंग्रेज समझते हो, जो अपने देश की शान के लिए उत्सुक है? हेटेरस आश्चर्यचकित दिखे, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, मैं करता हूँ। आप उत्तरी ध्रुव तक पहुँचने की इच्छा रखते हैं, डॉक्टर ने कहा, और मैं आपकी महत्वाकांक्षा को समझता हूँ और उससे सहमत हूँ, लेकिन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको सही साधन का उपयोग करना होगा। अच्छा, और क्या मैंने इसके लिए अपना सब कुछ त्याग नहीं किया है? नहीं, हेटेरस, तुमने अपनी व्यक्तिगत शत्रुता का त्याग नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि इस समय भी तुम ध्रुव तक पहुँचने की अपरिहार्य शर्तों को अस्वीकार करने के मूड में हो। ये वही नाव है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, और वह आदमी। हेट्रस, आइए हम इस प्रश्न पर शांति से चर्चा करें और मामले की सभी पक्षों से जांच करें। जिस तट पर हम वर्तमान में हैं, वह अचानक समाप्त हो सकता है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि यह ध्रुव तक फैला हुआ है। वास्तव में, यदि आपकी वर्तमान जानकारी सही साबित होती है, तो हमें गर्मियों के महीनों के दौरान खुले समुद्र में आना चाहिए। खैर, मान लीजिए कि हम इस आर्कटिक महासागर तक पहुंचते हैं और पाते हैं कि यह बर्फ से मुक्त है और नौकायन के लिए आसान है। अगर हमारे पास कोई जहाज नहीं है तो हम क्या करेंगे? हेटेरस ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे बताओ, क्या तुम चाहोगे कि तुम ध्रुव से केवल कुछ मील की दूरी पर हो और वहां तक न पहुंच सको? हेटेरस ने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना सिर अपने हाथों में छिपा लिया। इसके अलावा, डॉक्टर ने आगे कहा, इस प्रश्न को इसके नैतिक पहलू में देखें। यहाँ एक अंग्रेज है जो अपने देश के लिए नया गौरव प्राप्त करने के लिए अपने भाग्य और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी बलिदान कर देता है।
लेकिन चूंकि वह नाव जो उसे एक अज्ञात महासागर के पार ले जाती है या नए किनारे पर पहुंचती है, संयोग से एक अमेरिकी जहाज के तख्तों से बनी होती है, एक ऐसा जहाज जो किसी के काम का नहीं है, क्या इससे खोज का सम्मान कम हो जाएगा? यदि आपको खुद किसी जहाज का टूटा हुआ पतवार किनारे पर पड़ा हुआ मिलता, तो क्या आप उसका उपयोग करने में संकोच करते? और क्या 4 अंग्रेजों द्वारा निर्मित और 4 अंग्रेजों द्वारा संचालित एक छोटी नाव को शुरू से अंत तक अंग्रेज नहीं होना चाहिए? हेटेरस अभी भी चुप था। नहीं, क्लोबोनी ने आगे कहा, वास्तविक सच्चाई यह है कि आपको नाव की नहीं, बल्कि आदमी की परवाह है। हाँ, डॉक्टर, हाँ, कप्तान ने उत्तर दिया। यह अमेरिकी है जिससे मैं घृणा करता हूँ, मैं उससे पूरी तरह से अंग्रेज़ों जैसी नफरत करता हूँ। किस्मत ने उसे मेरे रास्ते में फेंक दिया है। तुम्हें बचाने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए। वह मेरी अवहेलना करता हुआ प्रतीत होता है और ऐसे बोलता है जैसे वह भगवान और मालिक हो। उसे लगता है कि मेरा भाग्य उसके हाथों में है और वह मेरी सभी परियोजनाओं को जानता है। क्या हमने उस आदमी को उसके असली रंग में नहीं देखा जब हम अलग अलग तटों को नाम दे रहे थे? क्या उसने कभी उत्तर की ओर इतनी दूर आने का अपना उद्देश्य बताया है? आप मेरे दिमाग से कभी नहीं निकल पाएंगे कि यह आदमी अमेरिकी सरकार द्वारा भेजे गए किसी अभियान का नेता नहीं है। ठीक है, हेटेरस, मान लीजिए कि ऐसा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह अभियान उत्तरी ध्रुव की खोज के लिए है? क्या इसका उद्देश्य उत्तर पश्चिमी मार्ग की खोज नहीं है? लेकिन वैसे भी अल्टामोंट हमारे उद्देश्य से पूरी तरह अनभिज्ञ है, क्योंकि न तो जॉनसन, न ही बेल और न ही मैंने कभी भी उससे इस बारे में एक शब्द भी कहा है, और मुझे यकीन है कि आपने भी नहीं कहा होगा। ठीक है, उसे हमेशा ऐसा ही रहने दो। उसे अंत में यह बात बतानी ही होगी, क्योंकि हम उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं? क्या वह यहाँ फोर्ट प्रोविडेंस में नहीं रह सकता? वह कभी भी इसके लिए सहमत नहीं होगा, हेटेरस, और इसके अलावा किसी व्यक्ति को इस तरह छोड़ना और यह न जानना कि हम वापस आने पर उसे सुरक्षित पाएंगे या नहीं, अविवेक से भी बदतर होगा, यह अमानवीय होगा। अल्टामोंट हमारे साथ आएगा, उसे आना ही होगा। लेकिन हमें अपनी परियोजनाओं का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसे कुछ भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन तट का सर्वेक्षण करने के लिए केवल एक स्लूप बनाना चाहिए। हेटेरस अपनी सहमति नहीं दे सके, लेकिन बोले, और मान लीजिए कि वह आदमी अपने जहाज को कटने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में आपको कानून अपने हाथ में लेना होगा और उसके बावजूद एक जहाज बनाना होगा। मैं तो यही चाहता हूं कि वो मना कर दे। क्लोबोनी ने कहा, उससे पहले पूछा जाना चाहिए कि वो मना कर दे। मैं पूछने का काम संभाल लूंगा। उन्होंने अपना वचन निभाया, क्योंकि उसी रात रात्रि भोजन के समय वे बातचीत को जल विज्ञान संबंधी उद्देश्यों के लिए ग्रीष्म ऋतु में भ्रमण करने के विषय की ओर मोड़ने में सफल रहे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है, अल्टामोंट, आप हमारे साथ शामिल होंगे। बेशक, अमेरिकी ने जवाब दिया। हमें ये जानना चाहिए कि नया अमेरिका कितनी दूर तक फैला हुआ है। हेटेरस ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, परंतु कुछ नहीं कहा। और उस उद्देश्य के लिए अल्टामोंट ने आगे कहा, हमें पोपोइस के अवशेषों से एक छोटा जहाज बनाना चाहिए। यह उसका सबसे अच्छा उपयोग होगा जो हम कर सकते हैं। सुनो, बेल, डॉक्टर ने उत्सुकता से कहा, हम सब कल सुबह काम पर लग जाएंगे। उत्तर पश्चिमी मार्ग। अगली सुबह अल्टामोंट, बेल और डॉक्टर पोपोइस की मरम्मत के लिए गए। लकड़ी की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि पुराने 3 मास्टर को हिमखंडों द्वारा तोड़ दिया गया था। वह अभी भी एक नए जहाज के प्रमुख भागों की आपूर्ति कर सकता था, और बढ़ई ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। मई के अंत में तापमान फिर से बढ़ गया और वसंत हमेशा के लिए लौट आया। बारिश बहुत ज्यादा हुई और कुछ ही समय में पिघलती हुई बर्फ हर छोटी ढलान से झरने और झरनों के रूप में बहने लगी। हेटेरस बर्फ के मैदानों के बीच सामान्य पिघलन के इन संकेतों पर अपनी खुशी को रोक नहीं सका, क्योंकि एक खुला समुद्र उसे स्वतंत्रता प्रदान करेगा। आखिरकार वह खुद के लिए यह पता लगाने की उम्मीद कर सकता था कि क्या उसके पूर्ववर्ती ध्रुवीय बेसिन के बारे में अपने दावों में सही थे। यह उनके साथ विचार और बातचीत का एक लगातार विषय था,
और एक शाम जब वो अपने सिद्धांत के समर्थन में सभी पुराने परिचित तर्कों पर विचार कर रहे थे, अल्टामोंट ने इस विषय को उठाया और अपनी राय व्यक्त की कि ध्रुवीय बेसिन पश्चिम के साथ साथ पूर्व में भी फैला हुआ है। लेकिन अमेरिकी और अंग्रेज के लिए बिना शब्दों के किसी भी चीज के बारे में लंबी बात करना असंभव था, इसलिए दोनों ही बहुत ही राष्ट्रीय थे। इस अवसर पर डॉक्टर केन विवाद का पहला कारण थे, क्योंकि ईर्ष्यालु अंग्रेज अपने प्रतिद्वंद्वी को खोजकर्ता होने का गौरव देने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि हालांकि बहादुर साहसी उत्तर की ओर बहुत दूर चला गया था, लेकिन यह महज संयोग था कि उसने एक खोज की थी। संयोग, अल्टामोंट ने गुस्से से बीच में टोका। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि केन की ऊर्जा और विज्ञान के कारण ही हम उनकी महान खोज के हकदार नहीं हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर केन का नाम उस देश में उल्लेख के लायक नहीं है जो पेरी और फ्रैंकलिन और रॉस और बेल्चा और पेनी जैसे नामों से प्रसिद्ध हुआ है, एक ऐसे देश में जहां समुद्र ने एक अंग्रेज मैक्लर के लिए उत्तर पश्चिमी मार्ग खोल दिया था। मैक्लर, अमेरिकी ने आश्चर्य से कहा। अच्छा, अगर कभी किसी का साथ मिला तो वह मैक्लर ही था। क्या तुम इसे नकारने का नाटक कर रहे हो? हाँ, हेट्रस ने उत्साहित होते हुए कहा। ये बर्फ के बीच 4 सर्दियां बिताने का उनका साहस और दृढ़ता थी। मैं भी यही मानता हूँ, है न? अल्टामोंट ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह बर्गों के बीच फंस गया था और भाग नहीं सका, लेकिन क्या उसने आखिरकार अपना जहाज इन्वेस्टिगेटर नहीं छोड़ा और घर वापस जाने की कोशिश नहीं की? इसके अलावा उस आदमी को एक तरफ रख दें तो उसकी खोज का क्या मूल्य है? मैं यह मानता हूँ कि उत्तर पश्चिम मार्ग अभी भी अज्ञात है, क्योंकि आज तक एक भी जहाज बेहरिन के जलडमरूमध्य से बफिन की खाड़ी तक नहीं गया है। तथ्य निर्विवाद था, लेकिन हेटेरस अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बोला, मैं अब अपनी उपस्थिति में किसी अंग्रेज कप्तान के सम्मान पर हमला नहीं होने दूंगा। आप इसकी अनुमति नहीं देंगे। अल्टामोंट ने भी सीधा खड़ा होकर कहा, लेकिन ये तथ्य हैं और इन्हें नष्ट करना आपकी शक्ति से बाहर है। सर, हेटेरस क्रोध से पीला पड़कर चिल्लाया। मेरे दोस्तों, डॉक्टर ने बीच में कहा, कृपया शांत रहें। हम एक वैज्ञानिक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हेटेरस अब तर्क के प्रति बहरा हो चुका था और गुस्से से बोला, मैं आपको तथ्य बताऊंगा सर, और मैं तुम्हें बताऊंगा, क्रोधित अमेरिकी ने जवाब दिया। सज्जनों, क्लोबोनी ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे बोलने की अनुमति दीजिए, क्योंकि मैं मामले के तथ्यों को आपसे भी बेहतर जानता हूं और मैं उन्हें निष्पक्ष रूप से बता सकता हूं। हाँ, हाँ, बेल और जॉनसन चिल्लाए, जो उत्सुकता से इस झगड़े को देख रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ो, अल्टामोंट ने कहा, खुद को अल्पमत में पाते हुए, जबकि हेटेरस ने केवल सहमति का संकेत दिया और अपनी सीट पर वापस आ गया। डॉक्टर एक चार्ट लेकर आए और उसे मेज पर फैला दिया, ताकि उनके लेखा परीक्षक उनकी बात को समझ सकें और स्वयं मैक्लर की योग्यता का आकलन कर सकें। उन्होंने कहा, यह 1848 की बात है। हेरल्ड और प्लोवर नामक 2 जहाजों को फ्रैंकलिन की खोज में भेजा गया था, लेकिन उनके प्रयास अप्रभावी साबित हुए। 2 अन्य को उनकी सहायता के लिए भेजा गया, इन्वेस्टिगेटर, जिसकी कमान मैक्लर के पास थी, और एंटरप्राइज, जिसकी कमान कैप्टन कोलिसन के पास थी। इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले बेहरिन के जलडमरूमध्य में पहुंचा और अपने पति का इंतजार किए बिना फ्रैंकलिन या उत्तर पश्चिम मार्ग को खोजने के घोषित उद्देश्य से निकल पड़ा। बहादुर युवा अधिकारी को उम्मीद थी कि वह मेलविले साउंड तक उत्तर की ओर बढ़ेगा, लेकिन जलडमरूमध्य के छोर पर वह बर्फ की एक दुर्गम बाधा से रुक गया और उसे वहीं सर्दियां बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि लंबे उदास महीनों के दौरान वह और उसके अधिकारी मेलविले साउंड के साथ इसका संचार सुनिश्चित करने के लिए बर्फ के मैदान पर यात्रा करते रहे। हाँ, लेकिन वह सफल नहीं हो सका, अल्टामोंट ने कहा। थोड़ा रुको, क्लोबोनी ने उत्तर दिया। जैसे ही बर्फ पिघलनी शुरू हुई, मैक्लर ने अपने जहाज को मेलविले साउंड में लाने का प्रयास फिर से शुरू किया और 20 मील के भीतर पहुंचने में सफल रहा, जब विपरीत हवाएं शुरू हुईं और उसे अप्रतिरोध्य हिंसा के साथ दक्षिण की ओर खींच लिया। इसने कप्तान को अपना रास्ता बदलने का फैसला किया।
उसने पश्चिमी दिशा में जाने का निश्चय किया, लेकिन हिमखंडों के साथ एक भयानक संघर्ष के बाद वह बफिन की खाड़ी में समाप्त होने वाले जलदमरुमध्य की श्रृंखला के पहले भाग में फंस गया और उसे मसी बे में सर्दियां बितानी पड़ीं। उसके पास केवल 18 महीने और खाने के लिए सामान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एक स्लेज पर सवार होकर मेलविले द्वीप पर पहुंचा, इस उम्मीद में कि वह किसी न किसी जहाज से मिल जाएगा, लेकिन उसे विंटर हार्बर में केवल एक पत्थर का ढेर मिला, जिसमें एक दस्तावेज था, जिसमें लिखा था कि कैप्टन ऑस्टिन के लेफ्टिनेंट मैक्लिंटॉक पिछले साल वहां गए थे। मैक्ला ने इस दस्तावेज को दूसरे दस्तावेज से बदल दिया, जिसमें उन्होंने लंकास्टर साउंड और बफिन की खाड़ी से खोजे गए उत्तर पश्चिमी मार्ग से इंग्लैंड लौटने का इरादा व्यक्त किया था और कहा था कि अगर उनका पता नहीं चलता है तो उन्हें मेलविले द्वीप के उत्तर या पश्चिम में खोजा जा सकता है। फिर वे तीसरी सर्दी बिताने के लिए निडर साहस के साथ मसी बे वापस चले गए। मार्च की शुरुआत तक मौसम की गंभीरता के कारण शिकार की अत्यधिक कमी के कारण उनके पास प्रावधानों का भंडार इतना कम हो गया था कि मैक्लर ने अपने आधे लोगों को इंग्लैंड भेजने का फैसला किया, या तो बफिन की खाड़ी या मैकेंजी नदी और हडसन की खाड़ी के रास्ते। बाकी आधे लोग जहाज को यूरोप तक ले जाने का प्रबंध करेंगे। उन्होंने अपने सभी बेहतरीन नाविकों को रखा और प्रस्थान के लिए केवल उन्हीं का चयन किया जिनके लिए चौथी सर्दी घातक हो सकती थी। उनके जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थीं और प्रस्थान का दिन भी तय हो गया था। तभी मैक्लर ने, जो लेफ्टिनेंट क्रसवेल के साथ सैर कर रहे थे, एक व्यक्ति को उनकी ओर दौड़ते हुए, अपनी बाहें फैलाते हुए और उन्मत्त भाव से इशारे करते हुए देखा, और निकट जाने पर उन्होंने उसे लेफ्टिनेंट प्रिम के रूप में पहचाना, जो हेरल्ड नामक जहाज पर अधिकारी था, जो उन जहाज़ों में से एक था जिससे वे 2 वर्ष पहले बेहरिंग जलदमरुमध्य में अलग हुए थे। कमांडर कैप्टन केलेट विंटर हार्बर पहुंच गए थे और उन्होंने केर्न में मैक्लर के दस्तावेज को पाया। उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट को उनकी तलाश में भेजा था। मैक्लर उनके साथ वापस आए और कैप्टन के साथ मिलकर उन्हें उनके विकलांगों का जत्था भेजने की व्यवस्था की। लेफ्टिनेंट क्रेसवेल ने इनका कार्यभार संभाला और उन्हें सुरक्षित रूप से विंटर हार्बर पहुंचाया। उन्हें वहां छोड़कर वे 470 मील बर्फ पार करके आइल बीची पहुंचे, जहां से कुछ दिनों बाद उन्होंने फीनिक्स जहाज पर 12 आदमियों के साथ यात्रा की और 7 अक्टूबर 1853 को सुरक्षित रूप से लंदन पहुंचे। उन्होंने बेहरिंग स्ट्रेट्स और केप फेयरवेल के बीच की पूरी सीमा को पार किया। ठीक है, अगर एक तरफ से पहुंचना और दूसरी तरफ से वापस लौटना सफल नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, हेटेरस ने कहा। हाँ, लेकिन वो बर्फ के मैदानों पर 470 मील तक गया, अल्टामोंट ने आपत्ति जताई। उसका क्या? सब कुछ, यही पूरी बहस का सार है। ये जांचकर्ता नहीं था जो इस मामले से गुजरा। नहीं, क्लोबोनी ने उत्तर दिया, क्योंकि चौथी सर्दी के अंत में मैक्लर को उसे बर्फ के बीच छोड़ना पड़ा। ठीक है, समुद्री अभियानों में जहाज को ही आगे बढ़ना होता है, न कि व्यक्ति को, और अगर कभी उत्तर पश्चिमी मार्ग व्यवहारिक हो भी जाए, तो वह जहाजों के लिए होगा, स्लेज के लिए नहीं। अगर जहाज नहीं जा सकता, तो स्लूप को जाना ही होगा। एक छोटी नाव, हेटेरस ने शब्दों में छिपे अर्थ को खोजते हुए कहा। अल्टामोंट, डॉक्टर ने कहा, आपका भेद पूरी तरह से बचकाना है, और इस संबंध में हम सभी मानते हैं कि आप गलत हैं। आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं, अमेरिकी ने जवाब दिया। यह एक के विरुद्धाचार है, लेकिन यह मुझे अपनी राय रखने से नहीं रोकेगा। इसे रख लो और स्वागत है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे अपने पास ही रखो, भविष्य के लिए, हेटेरस ने कहा। अल्टामोंट ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, और कृपया बताइए कि आपको मुझसे इस तरह बात करने का क्या अधिकार है, सर? कप्तान के रूप में यह मेरा अधिकार है, हेटेरस ने भी उतना ही क्रोधित होकर कहा। तो क्या मुझे आपके आदेशों का पालन करना होगा? निश्चय ही, और अफसोस तुम पर यदि। डॉक्टर ने उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि दोनों विरोधी आपस में हाथापाई कर सकते हैं। बेल और जॉनसन ने शांति स्थापित करने के उसके प्रयासों का समर्थन किया, और कुछ सुलह के शब्दों के बाद अल्टामोंट ने अपनी एड़ी घुमाई और लापरवाही से यानी डूडल की सीटी बजाते हुए चला गया। हेटेरस बाहर गया और तेज कदमों से इधर उधर घूमने लगा।
लगभग 1 घंटे में वह वापस आया और बिना एक और शब्द कहे बिस्तर पर चला गया। आर्कटिक आर्केडिया। 29 मई को पहली बार ऐसा हुआ कि सूरज कभी अस्त नहीं हुआ। उसकी चमकती हुई डिस्क क्षितिज की सीमा रेखा को छूती हुई तुरंत ही फिर से उग आई। अब वो समय आ गया था जब दिन 24 घंटे का होता है। अगली सुबह एक शानदार प्रभामंडल था। दिन का राजा एक चमकदार घेरे से घिरा हुआ दिखाई दिया, जो सभी पृथ्वीय रंगों से चमक रहा था। ये घटना कभी भी अपना आकर्षण नहीं खोती थी, क्योंकि डॉक्टर, हालांकि यह अक्सर होता था, और वो हमेशा इसके बारे में सभी विवरणों को ध्यान से नोट करता था। कुछ ही देर में पंख वाले कबीले वापस लौटने लगे और हवा में अपनी बेसुरी चीखें भरने लगे। फ्लोरिडा या अरकानसस से बस्टर्ड और कनाडाई गीज के झुंड उत्तर की ओर आश्चर्यजनक तेजी से उड़ते हुए आए, अपने पंखों के नीचे वसंत लेकर आए। डॉक्टर ने कई पक्षियों को गोली मारी और उनमें से एक या दो सारस और एक अकेला सारस था। बर्फ अब तेजी से पिघल रही थी और बर्फ के मैदान कीचड़ से ढक गए थे। खाड़ी के चारों ओर बड़े बड़े तालाब बन गए थे, जिनके बीच की मिट्टी ऐसी लग रही थी मानो वसंत ऋतु की कोई उपज हो। डॉक्टर ने पुनः बीज बोना शुरू किया, क्योंकि उसके पास पर्याप्त बीज थे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि आधे सूखे पत्थरों के बीच पहले से ही सौरेल उग रहा था, और यहाँ तक कि पीले पीले हीथ भी अपने नाजुक गुलाबी फूलों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार मौसम बहुत गर्म होने लगा। 15 जून को थर्मामीटर का तापमान 0 से 57 डिग्री ऊपर था। डॉक्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह एक सकारात्मक तथ्य था, और देश के बदलते स्वरूप से जल्द ही इसकी पुष्टि हो गई। जॉनसन द्वीप की यात्रा की गई, लेकिन यह एक बंजर छोटा सा द्वीप निकला, जिसका कोई महत्व नहीं था। हालांकि बूढ़े नाविक को ये जानकर असीम खुशी हुई कि उन समुद्र से घिरी चट्टानों पर उसका नाम लिखा हुआ था। घर और दुकानों दोनों के पिघलने का खतरा था, लेकिन सौभाग्य से यह उच्च तापमान असाधारण साबित हुआ। थर्मामीटर कभी भी हिमांक बिंदु से अधिक ऊपर नहीं गया। जून के मध्य तक स्लूप ने अच्छी प्रगति की थी और पहले से ही एक सुडौल रूप प्रस्तुत कर रहा था। बेल और जॉनसन ने निर्माण का काम पूरी तरह से अपने ऊपर ले लिया, जबकि अन्य लोग शिकार करने चले गए और कई हिरणों को मारने में सफल रहे, हालांकि उनके पास पहुंचना मुश्किल था। अल्टामोंट ने भारतीय अभ्यास को अपनाया, जिसमें उन्होंने चारों पैरों पर रेंगते हुए अपनी बंदूक और हथियारों को सींगों की नकल करते हुए और डरपोक जानवर को धोखा देते हुए तब तक समायोजित किया, जब तक कि वह अच्छा निशाना लगाने के लिए पर्याप्त निकट न पहुंच जाए। हालांकि उनकी खोज का मुख्य लक्ष्य कस्तूरी बैल था, जो पेरी को मेलविले द्वीप में बड़ी संख्या में मिला था, लेकिन विक्टोरिया खाड़ी के आसपास कहीं भी एक भी नमूना नहीं देखा गया था, और इसलिए एक दूर के भ्रमण का निर्णय लिया गया, जो शिकार करने और पूर्वी तट का सर्वेक्षण करने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। तीनों शिकारी डुक के साथ सोमवार 17 जून को सुबह 6 बजे निकल पड़े। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक डबल बैरल बंदूक, एक कुल्हाड़ी और बर्फ हटाने वाला चाकू तथा कई दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। सुबह अच्छी और चमकदार थी और 10 बजे तक वे 12 मील चले गए थे, लेकिन एक भी जीवित प्राणी उनके रास्ते में नहीं आया था और शिकार एकमात्र भ्रमण बनकर रह गया था। बहरहाल अच्छे नाश्ते और आधे घंटे के आराम के बाद वे आशा में आगे बढ़ते रहे। जमीन धीरे धीरे नीचे जा रही थी और बर्फ की वजह से अजीबोगरीब दिख रही थी, जो यहाँ वहाँ पिघली नहीं थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में तेज हवा चल रही हो और लहरों के ऊपर सफ़ेद झाग बन रहा हो। कुछ ही देर में वे एक घाटी में पहुंच गए, जिसके तल पर एक घुमावदार नदी बह रही थी। ये लगभग पूरी तरह पिघल चुकी थी और किनारों पर पहले से ही तरह तरह की वनस्पतियां उगाई थीं, मानो सूरज ने मिट्टी को उपजाऊ बनाने की पूरी कोशिश की हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, डॉक्टर ने कहा, कुछ उद्यमी उपनिवेशवासी यहाँ एक बढ़िया बस्ती बना सकते हैं। थोड़ी मेहनत और लगन से इस देश में चमत्कार किए जा सकते हैं। अगर मैं ज्यादा गलत नहीं हूँ, तो यहाँ पहले से ही कुछ 4 पैरों वाले निवासी हैं। ये चंचल छोटे बच्चे सबसे अच्छी जगहें चुनते हैं। खरगोश, मैं घोषणा करता हूँ, यह मजेदार है। अल्टामोंट ने अपनी बंदूक लोड करते हुए कहा। रुको,
डॉक्टर चिल्लाया, रुको, तुम उग्र शिकारी। बेचारे छोटे जीवों को अकेला छोड़ दो, वे भागने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखो, वे वास्तव में हमारे पास आ रहे हैं, मुझे विश्वास है। वह सही था, क्योंकि कुछ ही देर में 3 या 4 युवा खरगोश ताज़िकाई और छोटे छोटे हित के बीच उछल कूद करते हुए अपने पैरों के इर्द गिर्द इतनी निर्भीकता और भरोसे से दौड़ते हुए आए कि अल्टामोंट भी निहत्था हो गया। वे डॉक्टर के घुटनों से रगड़ने लगे और उसने डॉक्टर को उन्हें तब तक सहलाने दिया जब तक कि दयालु व्यक्ति अल्टामोंट से यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, जो लोग दुलारने के लिए आते हैं उन्हें क्यों गोली मारनी चाहिए। इन छोटे जानवरों की मौत से हमें कोई फायदा नहीं होगा। तुम सच कह रहे हो, क्लोबोनी। उन्हें जीने दो, हेटेरस ने जवाब दिया। और ये तीतर भी, मुझे लगता है, और ये लंबे पैरों वाले प्लोवर भी, अल्टामोंट ने कहा। जब पक्षियों का एक पूरा झुंड शिकारियों के बीच से उड़कर नीचे आया, उन्हें उनके खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। डुक को समझ में नहीं आया कि इस बारे में क्या सोचना है, और वह स्तब्ध खड़ा रहा। सुंदर जीवों को देखना एक अजीब और मार्मिक दृश्य था। वे क्लोबोनी के कंधों पर उड़ते थे और उसके पैरों पर लेट जाते थे, जैसे कि दोस्ताना दुलार को आमंत्रित कर रहे हों और अजनबियों का स्वागत करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हों। पूरा घाटी उनकी खुशी भरी चीखों से गूंज उठा जब वे हर जगह से इधर उधर भाग रहे थे। अच्छा, डॉक्टर कोई बहुत बड़ा जादूगर लग रहा था। शिकारी नदी के किनारे किनारे अपना रास्ता जारी रखे हुए थे। तभी घाटी में अचानक एक मोड़ आया, जहां हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया, जिनकी संख्या 8 या 10 थी, जो बर्फ में आधे दबे हुए कुछ लाइकन को शांति से चर रहे थे। वे आकर्षक प्राणी थे, बहुत सुंदर और सौम्य। नर और मादा दोनों के सींग बड़े बड़े और गहरे दांतों वाले थे। उनकी त्वचा पहले ही अपनी सर्दियों की सफ़ेदी खो चुकी थी और गर्मियों के भूरे रंग की हो गई थी। अजीब बात यह है कि वे पक्षियों या खरगोशों से जरा भी ज्यादा डरे हुए नहीं दिखाई दिए। तीनों आदमी अब झुंड के ठीक बीच में थे, लेकिन उनमें से किसी ने भागने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। इस बार योग्य डॉक्टर को अल्टामोंट की अधीरता को नियंत्रित करने में बहुत अधिक कठिनाई हुई, क्योंकि ऐसे शानदार जानवरों को देखने मात्र से ही उसकी शिकार करने की प्रवृत्ति जाग उठती थी और वह काफी उत्साहित हो जाता था, जबकि इसके विपरीत हेटेरस शानदार जीवों को इतने स्नेह और विश्वास के साथ अपने सिर को अच्छे क्लोबोनी, जो हर जीवित चीज का दोस्त है, के खिलाफ रगड़ते हुए देखकर वास्तव में बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ, अल्टामोंट ने कहा, क्या हम विशेष रूप से शिकार करने के लिए नहीं आए थे? मस्कॉक्स का शिकार करने के लिए और कुछ नहीं, क्लोबोनी ने जवाब दिया। इसके अलावा हमें नहीं पता कि इस शिकार के साथ क्या करना है। भले ही हमने इसे मार दिया हो, हमारे पास पर्याप्त प्रावधान है। चलो एक बार हम मनुष्यों और जानवरों को पूर्ण सौहार्द के साथ देखने का आनंद लें। हेटेरस ने कहा, इससे साबित होता है कि यहाँ पहले कोई इंसान नहीं आया था। सच है, और इससे कुछ और भी साबित होता है, ये जानवर अमेरिकी मूल के नहीं हैं। आपने ये कैसे समझा? अल्टामोंट ने कहा, क्यों? अगर वे उत्तरी अमेरिका में पैदा हुए होते तो उन्हें पता होता कि उस स्तनधारी द्विपाद प्राणी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जिसे मनुष्य कहते हैं, और वे हमें पहली नज़र में ही भाग जाते। नहीं, वे उत्तर से हैं, संभवतः एशिया के अनछुए जंगलों से। इसलिए अल्टामोंट, आपको उन्हें अपने हमवतन कहने का कोई अधिकार नहीं है। ओह, एक शिकारी अपने शिकार की इतनी बारीकी से जांच नहीं करता। सब कुछ तो उसके हाथ में आने वाला आटा है। ठीक है, अपने आप को शांत करो, मेरे बहादुर निम्रोद। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इन खूबसूरत प्राणियों में से किसी को भी मुझसे डराने के बजाय एक और गोली नहीं चलाना चाहूँगा। देखो, डुक भी उनके साथ दोस्ती करता है। मेरा विश्वास करो, जहाँ हम कर सकते हैं, वहाँ दयालु होना अच्छा है। दयालुता शक्ति है। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही हो, अल्टामोंट ने कहा। उसे ऐसी शंकाएं बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थीं। लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि अगर भालुओं या भेड़ियों के झुंड के बीच तुम्हारे पास दया के अलावा कोई हथियार न हो तो तुम क्या करोगे? तुम इससे कुछ खास हासिल नहीं कर पाओगे। मैं जंगली जानवरों को लुभाने का कोई दिखावा नहीं करता। मैं ऑर्फियस और उसके जादू में ज्यादा विश्वास नहीं करता।
इसके अलावा भालू और भेड़िए इन खरगोशों, तीतरों और हिरणों की तरह हमारे पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं? उन्होंने तो कभी इंसान भी नहीं देखा। नहीं, लेकिन वे स्वभाव से जंगली हैं, क्लोबोनी ने कहा, और क्रूरता, दुष्टता की तरह संदेह पैदा करती है। यह मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के लिए भी सच है। उन्होंने पूरा दिन घाटी में बिताया, जिसे डॉक्टर ने आर्कटिक आर्केडिया नाम दिया था, और जब शाम हुई तो वे एक चट्टान के खोखले में आराम करने के लिए लेट गए, जो ऐसा लग रहा था जैसे उनके रहने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया हो। अल्टामोंट का बदला। अगली सुबह, जब मौसम अभी भी अच्छा था, शिकारियों ने कस्तूरी बैल की फिर से तलाश करने का फैसला किया। अल्टामोंट को एक मौका देना उचित था, इस स्पष्ट समझ के साथ कि उसे गोली चलाने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उन्हें कितना भी आकर्षक शिकार क्यों न मिले। इसके अलावा कस्तूरी बैल का मांस, हालांकि गंध से थोड़ा अधिक संतृप्त होता है, स्वादिष्ट भोजन है, और शिकारी खुशी से फोर्ट प्रोविडेंस में कुछ पाउंड वापस ले जाएंगे। दिन के पहले भाग में उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने देश के स्वरूप में काफी बदलाव देखा, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे एक पहाड़ी क्षेत्र के पास पहुंच रहे थे। यह नया अमेरिका स्पष्ट रूप से या तो एक महाद्वीप था या काफी विस्तार वाला एक द्वीप। डुक अपने दल से बहुत आगे चल रहा था, तभी वह अचानक रुक गया और जमीन को सूंघने लगा, जैसे उसे शिकार की गंध आ गई हो। अगले ही पल वह फिर से बहुत तेजी से आगे बढ़ा और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गया। लेकिन जोरदार भौंकने की आवाज ने शिकारियों को यकीन दिला दिया कि वफादार साथी ने आखिरकार अपनी मनचाही चीज ढूंढ ही ली है। वे तेजी से आगे बढ़े और 1.5 घंटे की तेज चाल के बाद उन्होंने देखा कि वे 2 भयानक दिखने वाले जानवरों के सामने खड़े हैं और जोर जोर से भौंक रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया कि वे कस्तूरी बैल या ओवबोस प्रजाति के हैं, जैसा कि प्रकृतिवादी इसे कहते हैं। उनके बहुत चौड़े सींग एक दूसरे को आधार पर छू रहे थे, थूथन नहीं था, भेड़ जैसी संकरी चौकोर चैनफ्रन थी और बहुत छोटी पूंछ थी। उनके बाल लंबे और घने उलझे हुए थे और महीन भूरे, रेशमी ऊन से मिश्रित थे। ये अनोखे दिखने वाले चौपाई कुत्ते डुक से बिल्कुल भी नहीं डरे, यद्यपि वे बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन शिकारियों की पहली झलक पाते ही वे भाग खड़े हुए, और उनका पीछा करना आसान काम नहीं था, क्योंकि आधे घंटे की तेज दौड़ के बाद भी वे उनके करीब नहीं आ सके, और पूरे दल की सांसें इतनी फूल गईं कि उन्हें मजबूरन रुकना पड़ा। अल्टामोंट ने कहा, जानवरों को धिक्कार है। हाँ अल्टामोंट, मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्लोबोनी ने उत्तर दिया। वे सच्चे अमेरिकी हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने साथी देशवासियों के बारे में बहुत अच्छा विचार नहीं रखते हैं। अल्टामोंट ने कहा, इससे हमारी शिकार करने की क्षमता का पता चलता है। इस बीच बैलों ने पाया कि अब उनका पीछा नहीं किया जा रहा है, इसलिए वे रुक गए। आगे का पीछा करना स्पष्ट रूप से बेकार था। अगर उन्हें पकड़ना ही था तो उन्हें घेरना ही था, और जिस पठार पर वे सबसे पहले पहुंचे थे, वह इस उद्देश्य के लिए बहुत अनुकूल था। डुक को उन्हें परेशान करने के लिए छोड़कर वे पड़ोसी घाटियों से नीचे चले गए और पठार के एक छोर पर पहुंच गए, जहां अल्टामोंट और डॉक्टर उभरी हुई चट्टानों के पीछे छिप गए, जबकि हैट्रस दूसरे छोर पर चला गया, अपने अचानक प्रकट होने से जानवरों को चौंकाने और उन्हें अपने साथियों की ओर वापस खदेड़ने का इरादा रखते हुए। मुझे लगता है कि इस बार आपको इन कुलीन लोगों पर कुछ गोलियां बरसाने में कोई आपत्ति नहीं है, अल्टामोंट ने कहा। ओह नहीं, यह अब एक निष्पक्ष क्षेत्र है और कोई पक्षपात नहीं है, क्लोबोनी ने जवाब दिया। बैलों ने अधीरता से डुक पर खुद को हिलाना शुरू कर दिया था, उसे लात मारने की कोशिश कर रहे थे, जब हेटेरस उनके ठीक सामने आ गया, चिल्लाते हुए और उन्हें पीछे खदेड़ते हुए। यह अल्टामोंट और डॉक्टर के लिए आगे बढ़ने और गोली चलाने का संकेत था, लेकिन 2 हमलावरों को देखते ही भयभीत जानवरों ने घूमकर हेटेरस पर हमला कर दिया। उसने एक दृढ़, स्थिर पैर से उनके हमले का सामना किया और सीधे उनके सिर पर गोली चलाई। लेकिन उसकी दोनों गोलियां शक्तिहीन थीं और केवल क्रोधित जानवरों को और अधिक पागल करने के लिए काम आईं। वे दुर्भाग्यपूर्ण आदमी पर क्रोध की तरह टूट पड़े और उसे एक पल में जमीन पर गिरा दिया। वह तो मर चुका है, डॉक्टर ने निराशा भरे स्वर में कहा।
अपने पराजित शत्रु को देखकर अल्टामोंट के सीने में जबरदस्त संघर्ष चल रहा था, और हालांकि उसका पहला आवेग उसकी मदद के लिए जल्दी से जल्दी जाने का था, लेकिन वह बीच में ही रुक गया और खुद से और अपने पूर्वाग्रहों से जूझने लगा। लेकिन उसकी हिचकिचाहट मुश्किल से आधे सेकंड तक चली, उसका बेहतर आत्मा पराजित हो गया और उसने कहा, नहीं, ये कायरता होगी। वह क्लोबोनी के साथ आगे बढ़ा। हेटेरस को अच्छी तरह से पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कैसा महसूस कर रहा था, लेकिन वह उसके हस्तक्षेप की भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करता। हालांकि उसके पास इसके बारे में सोचने का समय ही नहीं था, इससे पहले कि अल्टामोंट उसके पास पहुंच जाता। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था, क्योंकि दो शक्तिशाली विरोधियों के सींगों और खुरों के वार से बच पाना असंभव था, और कुछ ही मिनटों में वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन अचानक दो गोलियां चली और हेटेरस को लगा कि गोलियां उसके सिर को छू रही हैं। साहस! अल्टामोंट चिल्लाया, अपने खाली हथियार को फेंक दिया और खुद को उग्र जानवरों के सामने फेंक दिया। उनमें से एक को दिल में गोली लगी, वो मौके पर पहुंचते ही मर गया, जबकि दूसरा पागलों की तरह ट्रस पर टूट पड़ा और अपने सींगों से दुर्भाग्यपूर्ण कप्तान को घायल करने ही वाला था, जब अल्टामोंट ने अपने बर्फ के चाकू को एक हाथ से जानवर के खुले जबड़े में घुसा दिया, दूसरे हाथ से उसके सिर पर अपनी कुल्हाड़ी से इतना जोरदार वार किया कि खोपड़ी पूरी तरह से फट गई। यह इतनी जल्दी हुआ कि ऐसा लगा जैसे बिजली चमक गई हो और सब कुछ खत्म हो गया। दूसरा बैल मरा पड़ा था और क्लोबोनी चिल्लाया, हुर्रे, हुर्रे, हेटेरस बच गया। वह अपनी जिंदगी उस आदमी के लिए ऋणी था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। इस घटना ने उसके दिल में कितनी विरोधाभासी भावनाओं का तूफान खड़ा कर दिया होगा। लेकिन वह भावना कहाँ थी जिस पर वह काबू नहीं पा सका। बहरहाल, उसकी भावना चाहे जो भी रही हो, उसने तुरंत कार्रवाई की। बिना एक पल की हिचकिचाहट के वह अपने प्रतिद्वंद्वी के पास गया और गंभीर स्वर में बोला, अल्टामोंट, तुमने मेरी जान बचाई है। आपने मेरा बचा लिया, अमेरिकी ने जवाब दिया। एक क्षण का मौन रहा और फिर अल्टामोंट ने कहा, हम हार मान रहे हैं, हेटेरस। नहीं, अल्टामोंट, कप्तान ने कहा, जब डॉक्टर ने तुम्हें तुम्हारी बर्फीली कब्र से बाहर निकाला तो मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया, यह अच्छी तरह जानते हुए कि मैं कौन हूँ। क्यों? आप किसी भी हालत में एक साथी प्राणी हैं और एक अमेरिकी में जो भी दोष हो सकते हैं, वो कायर नहीं है। नहीं, वास्तव में, डॉक्टर ने कहा, वो एक आदमी है, हर इंच जितना तुम, हेटेरस। और मेरी तरह, उसे भी उस महिमा में हिस्सा मिलेगा जो हमारा इंतजार कर रही है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का गौरव? अल्टामोंट ने पूछा। हाँ, हेटेरस ने गर्व से उत्तर दिया। तो फिर मेरा अनुमान सही था, अल्टामोंट ने कहा, और तुमने सचमुच ऐसी परियोजना की कल्पना करने का साहस किया है। ओह, यह महान है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बारे में सोचना भी महान है। लेकिन मुझे बताओ, हेटेरस ने जल्दी से कहा, क्या तुम खुद उस समय ध्रुव के लिए नहीं जा रहे थे? अल्टामोंट हिचकिचाया। आओ, बोलो यार, डॉक्टर ने आग्रह किया। खैर, सच कहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर रहा था, और सच्चाई आत्मा प्रेम से बेहतर है। नहीं, मेरे पास ऐसा कोई महान उद्देश्य नहीं था। मैं उत्तर पश्चिम मार्ग को साफ करने की कोशिश कर रहा था, और बस इतना ही। अल्टामोंट, हेटेरस ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हमारे गौरव के साथी बनो, हमारे साथ आओ और उत्तरी ध्रुव को खोजो। दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से हाथ थाम लिया और उनके बीच मित्रता का बंधन मजबूत हो गया। जब वे डॉक्टर को देखने के लिए मुड़े तो उन्होंने देखा कि वह रो रहा था। आह, दोस्तों, उसने आंखें पोंछते हुए कहा, तुमने मुझे इतनी खुशी दी है, यह मेरे बर्दाश्त से बाहर है। तुमने इस दयनीय राष्ट्रीयता को आम उद्देश्य के लिए त्याग दिया है। तुमने कहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि सिर्फ पोल की खोज की जाती है, चाहे वह अंग्रेज करे या अमरीकी। जब हम ये दावा कर सकते हैं कि हम इंसान हैं, तो हमें अमरीकी या अंग्रेज होने का घमंड क्यों करना चाहिए? वह भला आदमी खुशी से फूला न समाया। उसने मेलमिलाप करने वाले शत्रुओं को अपने सीने से लगा लिया और दोनों के प्रति अपने स्नेह से उनकी मित्रता को और मजबूत कर दिया।
आखिरकार कम से कम 20वें आलिंगन के बाद वह शांत हुआ और बोला, अब समय आ गया है कि मैं काम पर जाऊं। चूंकि मैं कोई शिकारी नहीं हूं, इसलिए मुझे अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किसी और दिशा में करना चाहिए। और वह बैलों को इतनी कुशलता से काटने लगा कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई शल्यचिकित्सक नाजुक शव परीक्षा कर रहा हो। उसके दो साथी मुस्कुराते हुए देख रहे थे। कुछ ही मिनटों में उस कुशल ऑपरेटर ने 100 पाउंड से ज्यादा मांस काट लिया था। उसने इसे 3 भागों में बांट दिया। हर आदमी ने एक एक टुकड़ा लिया और वे फोर्ट प्रोविडेंस की ओर वापस चल पड़े। 10 बजे वे डॉक्टर हाउस पहुंचे, जहां जॉनसन और बेल ने उनके लिए अच्छा भोजन तैयार किया था। लेकिन इसका आनंद लेने के लिए बैठने से पहले डॉक्टर ने प्रसन्न स्वर में कहा और अपने दो साथियों की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे प्यारे पुराने जॉनसन, मैं अपने साथ एक अमेरिकी और एक अंग्रेज को ले गया था, है ना? हाँ, मिस्टर क्लोबोनी, ठीक है, मैं 2 भाइयों को वापस लाता हूँ। नाविकों के लिए यह एक खुशी की खबर थी, और उन्होंने अल्टामोंट से गर्मजोशी से हाथ मिलाया, जबकि डॉक्टर ने सारी बातें बताईं और बताया कि कैसे अमेरिकी कप्तान ने अंग्रेज कप्तान की जान बचाई थी। उस रात छोटे से बर्फ के घर में सो रहे लोगों से ज्यादा खुश 5 लोग नहीं मिल सकते थे। अंतिम तैयारियां। अगले दिन मौसम बदल गया, ठंड फिर लौट आई। कई दिनों तक बर्फबारी, बारिश और तूफान आते रहे। बेल ने छोटी नाव पूरी कर ली थी और उसने अपना काम अच्छी तरह से किया था, क्योंकि छोटी नाव विचारित उद्देश्य के लिए आश्चर्यजनक रूप से अनुकूलित थी, किनारों पर ऊंची थी और आंशिक रूप से डेक वाली थी ताकि भारी समुद्र को झेल सके, और फिर भी इतनी हल्की थी कि कुत्तों पर अधिक बोझ डाले बिना स्लेज पर खींची जा सके। अंत में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। खाड़ी के मध्य में बर्फ कांपने लगी और सबसे ऊंचे पिंड अपने तल पर ढीले होकर हिमखंड बनाने लगे और पहली आंधी से पहले ही बह गए। लेकिन हैट्रस बर्फ के टूटने का इंतजार नहीं करना चाहता था और फिर वह निकल पड़ा। चूंकि यात्रा जमीन से ही करनी थी, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि समुद्र खुला है या नहीं, और प्रस्थान का दिन 25 जून तय किया गया। जॉनसन और बेल स्लेज की जरूरी मरम्मत का काम कर रहे थे। 20 तारीख को यह पाया गया कि टूटी हुई बर्फ के बीच पर्याप्त जगह थी जिससे छोटी नाव गुजर सकती थी, इसलिए उसे केप वाशिंगटन तक परीक्षण यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया गया। समुद्र पूरी तरह खुला नहीं था, लेकिन पैदल पार जाना असंभव था। 6 घंटे की इस छोटी सी नौकायन यात्रा ने स्लूप की शक्तियों का पर्याप्त परीक्षण किया और उसके उत्कृष्ट गुणों को साबित किया। वापस आते समय उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। यह एक विशालकाय भालू द्वारा सील का पीछा करना था। ब्रूइन इतने व्यस्त थे कि उन्हें जहाज पर ध्यान ही नहीं गया, अन्यथा वे उसका पीछा करते। वे एक सच्चे शिकारी या बल्कि मछुआरे के धैर्य के साथ सील के बिल के पास ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वे निश्चित रूप से उस समय मछली पकड़ रहे थे। वे बिना किसी हलचल या जीवन का कोई संकेत दिए बिल्कुल खामोशी से देख रहे थे। लेकिन अचानक छेद में पानी की सतह पर हल्की हलचल हुई, जिससे पता चला कि उभयचर जानवर सांस लेने के लिए ऊपर आ रहा है। तुरंत भालू पेट के बल लेट गया और उसके दोनों पंजे छेद के चारों ओर फैल गए। अगले ही मिनट सील ऊपर आ गई, लेकिन जैसे ही उसका सिर पानी से ऊपर आया, भालू के पंजे ने उसे कसकर जकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। बेचारा सील बेतहाशा संघर्ष करता रहा, लेकिन अपने दुश्मन की लोहे की पकड़ से खुद को मुक्त नहीं कर सका, जिसने उसे तब तक और करीब से जकड़ा जब तक कि उसका दम घुट नहीं गया। फिर वह उसे अपनी मांद में ले गया जैसे कि उसका वजन कुछ भी नहीं था। एक पैक से दूसरे पैक में हल्के से छलांग लगाता रहा जब तक कि वह सुरक्षित रूप से धरती पर नहीं पहुंच गया। 22 जून को हेटेरस ने स्लेज को लोड करना शुरू किया। उन्होंने 200 पाउंड नमकीन मांस, 3 डिब्बों में सब्जियां और संरक्षित मांस, नींबू का रस, आटा और दवाइयां रखीं। उन्होंने 200 पाउंड बारूद और आग्नेयास्त्रों का एक स्टॉक भी लिया। स्लूप और हेलकेट बोट को मिलाकर लगभग 1500 पाउंड वजन था, जो 4 कुत्तों के लिए भारी भार था, और यह और भी ज्यादा इसलिए क्योंकि उन्हें इसे हर दिन खींचना था, न कि लगातार 4 दिनों तक, जैसे कि एस्क्विमॉक्स के कुत्ते हमेशा अपने स्लेज के लिए रिले रखते हैं। हालांकि ध्रुव की दूरी बाहर से 150 मील नहीं थी,
और वे एक दिन में 12 मील से ज्यादा जाने का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि वे इसे एक महीने में आराम से कर सकते थे। भले ही जमीन उन्हें न मिले, वे हमेशा स्लूप पर वापस आ सकते थे और लोगों या कुत्तों के बिना थकान के यात्रा पूरी कर सकते थे। सभी लोग उत्तम स्वास्थ्य में थे, यद्यपि उनका शरीर थोड़ा सा कमजोर हो गया था, लेकिन डॉक्टर की बुद्धिमानी भरी सलाह पर ध्यान देने के कारण उन्होंने जलवायु से संबंधित किसी भी बीमारी से पीड़ित हुए बिना सर्दी का सामना किया। अब वे लगभग अपनी यात्रा के अंत पर थे और सफलता के बारे में किसी को संदेह नहीं था, क्योंकि सहानुभूति का एक सामान्य बंधन पांचों लोगों को बांधे हुए था और उन्हें दृढ़ रहने के लिए मजबूत बना रहा था। रविवार 30 तारीख को सब कुछ तैयार था और पूरा दिन आराम करने का संकल्प लिया गया। फोर्ट प्रोविडेंस के निवासी बिना किसी भावना के आखिरी दिन की सुबह नहीं देख सकते थे। उन्हें बर्फ की झोपड़ी को छोड़ने में बहुत तकलीफ हुई जिसने उनकी इतनी अच्छी सेवा की थी, और इस मेहमाननवाज तट को जहां उन्होंने सर्दियां बिताई थीं। कुल मिलाकर उन्होंने वहां बहुत ही सुखद घंटे बिताए थे, और डॉक्टर ने शाम के भोजन पर मेज के चारों ओर बैठते समय इस विषय का एक मार्मिक उल्लेख किया और भगवान को उनकी स्पष्ट सुरक्षा के लिए धन्यवाद देना नहीं भूले। वे जल्दी सो गए, क्योंकि उन्हें समय से पहले उठना था। इस तरह फोर्ट प्रोविडेंस में आखिरी रात गुजरी। उत्तर की ओर मार्च। अगले दिन सुबह सुबह हेटेरस ने प्रस्थान का संकेत दिया। अच्छी तरह से खिलाए पिलाए और अच्छी तरह से आराम किए गए कुत्तों को स्लेज पर जोता गया। वे पूरी सर्दी में अच्छा समय बिता रहे थे और उनसे गर्मियों में भी अच्छी सेवा की उम्मीद की जा सकती थी। अभियान की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई थी। खाड़ी के घुमावदार रास्तों से होते हुए केप वाशिंगटन से आगे निकलकर वे उत्तर की ओर सीधे रास्ते पर आ गए और 7 बजे तक लाइटहाउस और फोर्ट प्रोविडेंस की नज़र उनसे हट गई। पहले 2 दिनों में उन्होंने 12 घंटे में 20 मील की दूरी तय की, बाकी समय आराम और भोजन में बिताया। नींद के दौरान तंबू काफी सुरक्षा प्रदान करता था। तापमान बढ़ने लगा। कई जगहों पर बर्फ पूरी तरह पिघल गई और पानी के बड़े बड़े टुकड़े दिखाई देने लगे। कहीं कहीं तो तालाब बन गए, जिन्हें थोड़ी सी कल्पना से आसानी से झीलों में बदला जा सकता था। यात्री अक्सर घुटनों तक डूब जाते थे, लेकिन वे इस पर केवल हंसते थे और वास्तव में डॉक्टर ऐसे अप्रत्याशित स्नान से बहुत खुश थे। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कहा, पानी का यहाँ हमें गीला करने का कोई काम नहीं है। यह एक ऐसा तत्व है जिसका इस देश पर कोई अधिकार नहीं है, सिवाय ठोस या वाष्प अवस्था के। बर्फ या भाप सब ठीक है, लेकिन पानी कभी नहीं। मार्च के दौरान शिकार करना नहीं भूला गया था, क्योंकि ताज़ा मांस एक आवश्यकता थी। अल्टामोंट और बेल ने अपनी बंदूकें भरी रखीं और टामगन्स, गिलमॉट्स, गीज और कुछ युवा खरगोशों को गोली मार दी, लेकिन धीरे धीरे पक्षी और जानवर भरोसेमंद से डर में बदल रहे थे और इतने शर्मीले और संपर्क में आने में मुश्किल हो गए थे कि बहुत बार दुख के बिना शिकारी अपना बारूद बर्बाद कर देते थे। हेटेरस ने उन्हें सलाह दी कि वे 1 मील से ज्यादा दूर न जाएं, क्योंकि 1 दिन या 1 घंटा भी बर्बाद नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 3 महीने तक मौसम अच्छा ही था जिस पर वे भरोसा कर सकते थे। इसके अलावा स्लेज अक्सर मुश्किल जगहों पर आती थी, जहां हर आदमी को मदद की जरूरत होती थी। तीसरे दिन वे एक झील के पास पहुंचे, जो कई एकड़ में फैली हुई थी और अभी भी पूरी तरह से जमी हुई थी। इसकी स्थिति के कारण सूर्य की किरणें उस तक नहीं पहुंच पाती थीं, और बर्फ इतनी मजबूत थी कि शायद ये किसी दूर की सर्दी की हो। यह इतनी मजबूत थी कि यात्रियों और उनके स्लेज दोनों को झेल सकती थी, और सूखी बर्फ से ढकी हुई थी। इस बिंदु से देश धीरे धीरे नीचे चला गया, जिससे डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि यह ध्रुव तक विस्तारित नहीं था, बल्कि संभवतः ये नया अमेरिका एक द्वीप था। इस समय तक अभियान में कोई थकान नहीं थी। यात्रियों को केवल बर्फ पर सूरज की तेज चमक से परेशानी हुई थी, जिससे उन्हें बर्फ अंधेपन का खतरा था। वर्ष के किसी अन्य समय में वे रात में चलकर इससे बच सकते थे, लेकिन इस समय रात बिल्कुल नहीं थी। सौभाग्य से बर्फ पिघलने लगी थी, और पिघलने की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ चमक कम हो जाएगी। 28 जून को थर्मामीटर का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया और मूसलाधार बारिश होने लगी।
हालांकि हेटेरस और उसके साथी धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहे और यहाँ तक कि बारिश का भी खुशी से स्वागत किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे बर्फ जल्दी पिघल जाएगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, डॉक्टर अक्सर पत्थर उठाता रहा, गोल और चपटे दोनों तरह के कंकड़, मानो ज्वार से घिस गए हों। उसने सोचा कि वे पोलर बेसिन के पास होंगे, और फिर भी जहां तक नजर जाती थी, वहां एक अंतहीन मैदान था। वहां घरों, झोपड़ियों या टीलों का कोई निशान नहीं था। ये स्पष्ट था कि ग्रीनलैंड के लोग इतनी दूर उत्तर की ओर नहीं बढ़े थे, और फिर भी भूख से व्याकुल जनजातियों को अपना हिसाब मिल गया होगा, क्योंकि देश में शिकार की भरमार थी। भालू अक्सर देखे जाते थे, और कस्तूरी बैलों और हिरणों के कई झुंड। 29 तारीख को बेल ने एक लोमड़ी और अल्टामोंट ने एक कस्तूरी बैल को मारा। ताज़ा भोजन की ये आपूर्ति बहुत ही स्वीकार्य थी, और यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी काफ़ी संतुष्टि के साथ समय समय पर उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मांस के टुकड़ों का निरीक्षण किया। इन अवसरों पर वे कहा करते थे, हमें अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए, हमारे जैसे अभियानों में भोजन कोई महत्वहीन बात नहीं है। जॉनसन ने कहा, विशेष रूप से जब भोजन भाग्यशाली शॉट पर निर्भर करता है। तुम सही कह रहे हो, जॉनसन। जब आदमी को पता होता है कि रसोई में आग के पास सूप पक रहा है, तो वह रात के खाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। 30 तारीख को वे एक ऐसे जिले में पहुंचे जो किसी ज्वालामुखी या हलचल से उलट गया प्रतीत हो रहा था। वह शंकुओं और तीखी ऊंची चोटियों से इतना ढका हुआ था। दक्षिण पूर्व से तेज हवा चल रही थी, जो शीघ्र ही तूफान में बदल गई, तथा बर्फ से ढकी चट्टानों और बर्फ के विशाल पिंडों को पार कर गई, जो सूखी भूमि पर होने के बावजूद हिमखंडों और टीलों का रूप ले चुके थे। तूफान के बाद नमी और गर्मी का मौसम आया, जिससे मौसम में नियमित रूप से पिघलन हुई। हर तरफ बर्फ के टूटने और हिमस्खलन के गिरने की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। यात्रियों को पहाड़ियों से बचने और यहाँ तक कि ऊंची आवाज में बात करने में भी बहुत सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि हवा में थोड़ी सी भी हलचल तबाही मचा सकती थी। वास्तव में आर्कटिक हिमस्खलन में अचानक होने वाली घटना ही इसकी खासियत है, जो इसे स्विट्जरलैंड और नॉर्वे से अलग करती है। अक्सर बर्फ के एक टुकड़े का खिसकना तुरंत होता है, और यहाँ तक कि एक तोप का गोला या वज्रपात भी इसके उतरने में इससे ज्यादा तेज नहीं हो सकता। ढीला होना, गिरना और टकराना लगभग एक साथ होता है। सौभाग्य से, हालांकि, पार्टी में किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, और 3 दिन बाद वे फिर से समतल जमीन पर आ गए। लेकिन यहाँ उन्हें एक नई घटना देखने को मिली, एक ऐसी घटना जो लंबे समय से दोनों गोलार्धों के विद्वानों के बीच धैर्यपूर्वक जांच का विषय थी। वे छोटी पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला के पास पहुंचे जो मीलों तक फैली हुई लग रही थी, और सभी पूर्वी तरफ चमकदार लाल बर्फ से ढकी हुई थीं। इस लंबे लाल पर्दे को देखकर उस छोटे से समूह के आश्चर्य और आधे भयभीत विस्मय की कल्पना करना आसान है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए, या बल्कि उन्हें इस अजीबोगरीब बर्फ की प्रकृति के बारे में निर्देश देने के लिए जल्दी की। उसने उन्हें बताया कि यही लाल पदार्थ स्विट्जरलैंड में आल्प्स के दिल में पाया गया था, और यह रंग केवल कुछ कणों की उपस्थिति से आया था, जिनकी प्रकृति के बारे में लंबे समय तक रसायनज्ञ सहमत नहीं हो सके थे। वे तय नहीं कर पाए कि ये कण पशु या वनस्पति मूल के थे, लेकिन अंत में ये तय हो गया कि वे कवक के परिवार से संबंधित थे, जो कि यूरिडो प्रजाति के एक प्रकार के सूक्ष्म चैंपिग्नन थे। डॉक्टर ने अपनी लोहे की नोक वाली छड़ी से बर्फ को पलटा और पाया कि रंग पदार्थ 9 फीट गहरा था। उसने अपने साथियों को ये बात बताई, ताकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो सके कि इतने मील तक फैली परत में इन छोटे छोटे मशरूमों की कितनी बड़ी संख्या है। ये घटना किसी भी तरह से कम अजीब नहीं थी, क्योंकि लाल रंग प्रकृति में किसी भी बड़े क्षेत्र में शायद ही कभी देखा जाता है। इस पर सूर्य की किरणों के प्रतिबिंब ने सबसे अजीब प्रभाव पैदा किया, जिससे मनुष्य, जानवर और चट्टानें एक ज्वलंत चमक से जगमगा उठीं, मानो अंदर से किसी ज्वाला से निकल रही हों। जब बर्फ पिघली तो वह खून की तरह लग रही थी, क्योंकि लाल कण विघटित नहीं होते। यात्रियों को ऐसा लग रहा था मानो उनके पैरों के बीच खून की धाराएं बह रही हों। डॉक्टर ने इस बहुमूल्य पदार्थ को कई बोतलों में भरकर फुर्सत से जांच की,
क्योंकि उन्होंने बफिन की खाड़ी में क्रिम्सन चट्टानों की केवल एक झलक ही देखी थी। इस रक्त के मैदान, जैसा कि उन्होंने इसे कहा था, को समाप्त होने में 3 घंटे लगे और फिर देश ने अपनी सामान्य गति पुनः शुरू कर दी। बर्फ में पैरों के निशान। 4 जुलाई को इतना घना कोहरा था कि उत्तर की ओर सीधा रास्ता बनाए रखना बहुत मुश्किल था। हालांकि अंधेरे में पार्टी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, सिवाय बेल के स्नो शूज खोने के। बेल के सुझाव पर, जिसने डॉक्टर की आविष्कारशील प्रतिभा को जगाया, मशालों का आविष्कार किया गया, जो शराब की स्पिरिट में डूबे हुए टो से बने थे और एक छड़ी के अंत में बंधे थे, और ये कुछ हद तक उनकी मदद करते थे। हालांकि वे बहुत कम आगे बढ़ पाए, क्योंकि 6 तारीख को कोहरा छंटने के बाद डॉक्टर ने उनका रुख देखा और पाया कि वे केवल 8 मील प्रतिदिन की दर से मार्च कर रहे थे। खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए वे अगली सुबह बहुत जल्दी उठे और चल पड़े। बेल और अल्टामोंट हमेशा की तरह बाकी लोगों से आगे चल रहे थे और स्काउट की तरह काम कर रहे थे। जॉनसन और बाकी लोग स्लेज के पास ही रहे और जल्द ही गाइड से लगभग 2 मील पीछे हो गए, लेकिन मौसम इतना सूखा और साफ था कि उनकी सारी हरकतें साफ देखी जा सकती थीं। अब क्या होगा? क्लोबोनी ने कहा, जब उसने उन्हें अचानक रुकते हुए देखा और नीचे झुका, मानो जमीन का निरीक्षण कर रहा हो। बूढ़े जॉनसन ने जवाब दिया, मैं खुद ही सोच रहा था कि वे क्या हैं। शायद वे जानवरों के पदचिह्नों पर आए हैं, हेटेरस ने सुझाव दिया। नहीं, क्लोबोनी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि दुख भौंकेगा। खैर, ये तो स्पष्ट है कि वे किसी प्रकार के निशानों की जांच कर रहे हैं। तो फिर चलो चलें, हेटेरस ने कहा, और कुत्तों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए वे लगभग 20 मिनट में अपने साथियों के साथ मिल गए और बर्फ में मानव के स्पष्ट ताज़ा पैरों के निशान पाकर अपने आश्चर्य को साझा किया, जो इतने स्पष्ट थे मानो कि पिछले दिन ही बने हों। ये एस्क्विमॉक्स के पैरों के निशान हैं, हेटेरस ने कहा। क्या आपको ऐसा लगता है? अल्टामोंट ने पूछा। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अल्टामोंट ने कई जगहों पर दोहराए गए एक और पैर के निशान की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या आप 1 मिनट के लिए भी मानते हैं कि यह एस्क्विमॉक्स द्वारा बनाया गया था? ये निस्संदेह एक यूरोपीय बूट की छाप थी। नाखून, तलवे और एड़ी बर्फ में स्पष्ट रूप से अंकित थे। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी, और हेटेरस ने आश्चर्य से कहा, यह यूरोपीय लोग हैं। जाहिर है, जॉनसन ने कहा। क्लोबोनी ने कहा, और फिर भी यह इतना असंभाव्य है कि हमें कोई राय देने से पहले दोबारा विचार करना होगा। लेकिन जितना ज्यादा वह देखता गया, ये बात उतनी ही स्पष्ट होती गई। हेटेरस को बहुत ज्यादा निराशा हुई। एक यूरोपीय यहाँ और ध्रुव के इतने नज़दीक। पैरों के निशान करीब 1/4 मील तक फैले थे और फिर पश्चिम की ओर मुड़ गए। क्या यात्रियों को उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, हेटेरस ने कहा, आओ हम आगे चलें। डॉक्टर के विस्मयकारी शब्द ने उसे बीच में ही रोक दिया, जिसने अभी अभी एक ऐसी वस्तु उठाई थी जो यूरोपीय मूल के और भी पुख्ता सबूत दे रही थी। यह एक पॉकेट स्पाई ग्लास का हिस्सा था। क्लोबोनी ने कहा, यदि हमें अब भी पैरों के निशानों के बारे में कोई संदेह है, तो इससे मामला तुरंत सुलझ जाता है। आगे बढ़ो, हेटेरस ने इतनी ऊर्जा से कहा कि सहज ही सभी ने उसकी बात मान ली, और मार्च तुरंत फिर से शुरू हो गया। दिन ढलता गया, लेकिन संदिग्ध प्रतिद्वंद्वियों की उपस्थिति का कोई और संकेत नहीं मिला, और उन्होंने रात के लिए शिविर लगाने की तैयारी की। आश्रय के लिए तंबू एक खड्ड में लगाया गया था, क्योंकि आसमान में अंधेरा और खौफनाक दृश्य था, तथा तेज उत्तर हवा चल रही थी। जॉनसन ने कहा, मुझे डर है कि हमारी रात खराब होगी। मुझे लगता है कि यह बहुत शोरगुल वाला दिन होगा, डॉक्टर ने जवाब दिया, लेकिन बहुत ठंडा नहीं होगा। हमें हर एहतियात बरतना चाहिए और अपने तंबू को अच्छे बड़े पत्थरों से बंद करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मिस्टर क्लोबोनी। अगर तूफान ने हमारा तंबू उड़ा दिया, तो मुझे नहीं पता कि हम उसे फिर कहाँ ढूंढेंगे। तंबू तो मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन नींद आना असंभव था, क्योंकि तूफान जोर पकड़ चुका था और भयंकर हिंसा के साथ भड़क रहा था। मुझे ऐसा लगता है, डॉक्टर ने गगनभेदी गर्जना में एक संक्षिप्त शांति के दौरान कहा,
जैसे कि मैं हिमखंडों और बर्फ के मैदानों के बीच टकराव की आवाज़ सुन सकता हूँ। अगर हम समुद्र के पास होते तो मैं वास्तव में विश्वास कर सकता था कि बर्फ में सामान्य रूप से दरार आ गई है। जॉनसन ने कहा, मैं इन शोरों को किसी अन्य तरीके से नहीं समझा सकता। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम तट तक पहुंच गए हैं। हेटेरस ने पूछा। यह असंभव नहीं है, क्लोबोनी ने उत्तर दिया। सुनो, क्या तुम उस दुर्घटना की आवाज़ सुन रहे हो? ये निश्चित रूप से हिमखंडों के गिरने की आवाज़ है। हम समुद्र से बहुत दूर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं बर्फ के मैदानों के ऊपर से ही आगे बढ़ जाऊंगा। ओह, इस तरह के तूफान के बाद वे सब टूट जाएंगे। हम देखेंगे कि कल क्या होता है, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई बेचारा ऐसी रात में भटक रहा है तो मुझे उस पर दया आती है। तूफान 10 घंटे तक चला और थके हुए यात्री सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भोर होते होते ऐसा लगा कि तूफान का प्रकोप खत्म हो गया है और बेल और अल्टामोंट के साथ हेट्रस ने तंबू से बाहर निकलने का साहस किया। वे लगभग 300 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर चढ़ गए, जहां से दूर दूर तक का नज़ारा दिखाई दे रहा था। लेकिन उनकी नज़र में एक बहुत ही बदला हुआ क्षेत्र था। सारी बर्फ पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। तूफान ने सर्दी को भगा दिया था और हर जगह की मिट्टी से बर्फ हटा दी थी। लेकिन हेटेरस ने आसपास की वस्तुओं पर नजर नहीं डाली। उसकी उत्सुक निगाह उत्तरी क्षितिज पर टिकी थी, जो काले कोहरे में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था। क्लोबोनी ने सुझाव दिया, संभवतः इसका कारण समुद्र हो सकता है। आप सही कह रहे हैं, समुद्र अवश्य ही वहां होगा, उत्तर मिला। जॉनसन ने कहा, उस रंग को हम खुले पानी की झलक कहते हैं। तो फिर चलो तुरंत स्लेज पर चढ़ो और इस अनजान महासागर तक चलें, हेटेरस ने कहा। उनकी कुछ तैयारियां जल्द ही पूरी हो गईं और मार्च फिर से शुरू हो गया। 3 घंटे बाद वे तट पर पहुंचे और एक साथ चिल्लाए, समुद्र, समुद्र, हाँ, और खुला समुद्र, हेटेरस ने जोड़ा। और ऐसा ही हुआ। तूफान ने ध्रुवीय बेसिन को चौड़ा कर दिया था और ढीले पैक सभी दिशाओं में बह रहे थे। हिमखंडों ने लंगर डाला था और खुले समुद्र में बह रहे थे। यह नया महासागर दृष्टि से दूर बहुत दूर तक फैला हुआ था तथा एक भी द्वीप या महाद्वीप दिखाई नहीं दे रहा था। पूर्व और पश्चिम में तट ने 2 केप या हेडलैंड बनाए, जो धीरे धीरे समुद्र की ओर झुके हुए थे। बीच में एक उभरी हुई चट्टान ने एक छोटी प्राकृतिक खाड़ी बनाई, जो 3 तरफ से सुरक्षित थी, जिसमें एक चौड़ी नदी गिरती थी, जो अपने सीने में सर्दियों की पिघली हुई बर्फ को समेटे हुए थी। तट का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करने के बाद हेटेरस ने उसी दिन स्लोप को रवाना करने, स्लेज को खोलने और सब कुछ जहाज पर चढ़ाने का निश्चय किया। तंबू जल्दी ही लगा दिया गया और एक आरामदायक भोजन तैयार किया गया। यह महत्वपूर्ण कार्य निपटाया गया, काम शुरू हुआ और सभी लोग इतने तत्पर थे कि 5 बजे तक कुछ और करने को नहीं बचा था। स्लोप छोटी खाड़ी में शान से हिल रहा था और तंबू और रात के पड़ाव के लिए आवश्यक सामान को छोड़कर सारा माल जहाज पर था। नाव को देखकर क्लोबोनी को लगा कि इस छोटी खाड़ी को अल्टामोंट नाम देना उचित है। इस संबंध में उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली और बंदरगाह को तुरंत अल्टामोंट बंदरगाह की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर की गणना के अनुसार यात्री अब ध्रुव से केवल 9 डिग्री दूर थे। वे विक्टोरिया बे से अल्टामोंट हार्बर तक 200 मील से अधिक चले गए थे और अक्षांश 87 डिग्री 5 और देशांतर 118 डिग्री 35 पर थे।